हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय बायोलॉजी का क्लास 11 बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सिस्टमेटिक क्लास आप लोगों को लगातार मिल रहे हैं। अभी हम लोग एक चैप्टर फिनिश किए हैं, बायोलॉजिकल किंगडम, जिसमें पूरा 4 लेक्चर के माध्यम से हमने उसको कंप्लीट किया है। उसको प्ले स्टोर में जा करके आप लोग देख लीजिएगा। और सारे क्लास आपको सिस्टमेटिक मिल रहा है, नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हैं, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्लासेस देव कोचिंग के माध्यम से जा रहे हैं। आइए इसी कड़ी में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। इससे नीट में आप देखेंगे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पूछे जाते हैं। नीट से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल इससे बनते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसका सिलेबस है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के कौन कौन से सिस्टम थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, प्लांटी के बारे में, फंजी के बारे में। ठीक है, और आगे आपका तीसरा चौथा जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो उसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत डीपली उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम अभी आप लोगों को एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम लोग डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइकेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक, और उसके बाद वायरस, वायरवायर्स और रियास, इतनी चीजें जो हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप इसको समझ लेंगे बहुत ही आसानी से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आप देख सकते हैं, इससे कवर कर सकते हैं। हर साल जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखें तो आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आइए सबसे पहले जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन आया था वो सर्वप्रथम जो है कोई साइंटिफिक उसका कोई आधार नहीं था। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट पर जो है क्लासिफिकेशन स्पेशली दिया गया था। वो कौन कौन सा था? फूड के आधार पर, शेल्टर के आधार पर, ठीक है, फूड के आधार पर, शेल्टर के आधार पर, ठीक है, और जो है क्लोथिंग के आधार पर, क्लोथिंग। ठीक है, आप सुने होंगे रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था नॉट ए साइंटिफिक, ओनली फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन दिया गया, जो बहुत दिनों तक चला नहीं और बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया। और पुनः पहला जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया, जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, वह जो है फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है आप देखेंगे कि किसके द्वारा दिया गया? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ इसको साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक आर्टिफिशियल, इन्होंने क्लासिफिकेशन का एक आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था, आर्टिफिशियल। ठीक है, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? आर्टिफिशियल सिस्टम का आधार। और इन्होंने क्या किया था कि जो क्लासिफिकेशन दिया था वो हाइब्रिड के आधार पर दिया था। और इन्होंने 2 प्लांट में पूरे बायोलॉजिकल किंगडम को डिवाइड कर दिया था। एक को उन्होंने कहा था प्लांट, एक को उन्होंने नाम दिया प्लांट, और एक को उन्होंने एनिमल। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिया। प्लांट में किसको रखा? हाइब्रिड के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्लांट में 3 कैटेगरी बनाया। एक को उन्होंने कहा हर्ब, एक को उन्होंने क्या कहा?
हर्ब, दूसरे को उन्होंने कहा श्रब और तीसरे को उन्होंने कहा ट्री। अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल को ब्लड के आधार पर, ठीक है, ब्लड के आधार पर, ब्लड के उपस्थिति के आधार पर दो क्लास में डिवाइड किया। एक को कहा एनिमा, एनिमा, एक को उन्होंने एनिमा कहा और दूसरे को एन एनिमा कहा। एक को, पहले को उन्होंने कहा इनिमा, ई या नहीं आई, थोड़ा सा इसमें सही कर लेंगे, इनिमा, इनिमा। तो स्टूडेंट जिनमें WBC प्रेजेंट था उसको इनिमा में रखा और एन इनिमा, एन इनिमा में किसको रखा जिसमें WBC एब्सेंट था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पहला जो फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ साइंस। His classification was based on artificial system. First is plant and second in animal. Plant को इन्होंने अरेंज किया, plants is arranged in respect of habit. First is herb, shrub and tree. तो आप जानते हैं herb उनको कहते हैं कि जिनका लाइफ स्पान, लाइफ पीरियड जो है लगभग जो है, जिनके तना वगैरह कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं, जिनका जीवन काल बिलो 1 ईयर्स होता है। जो श्रब्स होते हैं, जो भी झाड़ी वगैरह होते हैं, जिनका लाइफ जो द्विवर्षीय हो सकते हैं, एक वर्षीय हो सकते हैं। और ट्री आप जानते हैं जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसको उन्होंने इसमें रखा। बाकी एनिमल में उन्होंने ब्लड के, जो ब्लड था उसकी उपस्थिति के आधार पर, RBC के आधार पर उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। जिसमें प्रेजेंट था उसको एनिमा कहा, जिसमें एब्सेंट था उसको एनिमा कहा। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन आया उसको कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, एक किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस साहब ने क्या किया था, सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पूरे के बायोलॉजिकल किंगडम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक को उन्होंने कहा प्लांटी एंड दूसरे को उन्होंने कहा एनिमालिया। तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि पौधों में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो जितने प्लांट थे उनको प्लांटी में रख दिया और जितने एनिमल थे उनको एनिमालिया में रख दिया। अब प्लांटी में किसको किसको उन्होंने रखा, तो प्लांटी में इन्होंने रख दिया बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया आ गया। डाइनोफ्लैजिलेट्स को रख दिया, बैक्टीरिया हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट्स को इन्होंने रख दिया। उसके बाद से डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद इन्होंने राइसोफाइटा को रखा, राइसोफाइटा को रखा, प्लांटी को रख दिया और फंजाई को रख दिया। और जो एनिमालिया था इसमें इन्होंने जितने प्रोटोजोआ थे प्रोटोजोआ को रख दिया और जितने एनिमल थे सभी एनिमल को रख दिया। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारा डिमेरिट भी देखने को मिला, बहुत सारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें डिमेरिट्स देखने को मिले। क्या क्या इनके क्लासिफिकेशन का डिमेरिट्स था, आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इन्होंने, इनकी सबसे बड़ा डिमेरिट यह रहा कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिया। जो भी चाहे यूनिसेलुलर हो, ठीक है, चाहे वो मल्टीसेलुलर है, सबको उन्होंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। जैसे यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास है, ठीक, तो इन सबको उन्होंने क्या किया, एक साथ रख दिया। तो इनके क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट यह था।
अगर हम दूसरे डिमेरिट की बात करें स्टूडेंट, तो इन्होंने डिड नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, डिड नॉट डिफरेंशिएट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, ठीक है। इन्होंने ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक आप जानते हैं जितने ग्रीन प्लांट होते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक जितने हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो सब एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं। इन्होंने कहीं इसका कोई डिस्कशन अपने इस क्लासिफिकेशन में नहीं किया, न तो ऑटोट्रॉपिक्स की बात की है, न तो इन्होंने हेटेरोट्रॉप्स की बात किया, ठीक है। इन्होंने हेटेरोट्रॉप्स में आप देखते हैं एनिमल तो आते हैं, साथ ही साथ इसी में फंजाई भी आते हैं, ठीक है, जिसको प्लांट में रखा गया। इस तरह से इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारा डिमेरिट था, कंफ्यूजन था। पुनः इसको दूर करने के लिए पुनः 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो इसका एक बार स्टूडेंट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक। और आपको पता होगा कि अभी लिनियस ने पहले एनिमल किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक उन्होंने प्लांटी कहा, एक को एनिमालिया कहा। तो आपको बस थोड़ा सा इसमें और याद रखना है कि इन्होंने क्या किया कि एक और जो है पार्ट में इसको डिवाइड किया, जिसको हम कहते हैं प्रोटिस्टा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। तो अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक को प्लांटी, जिसमें जितने प्लांट हैं सब आते हैं। एनिमालिया, जितने एनिमल हैं उसमें सारे एनिमल आते हैं। प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको रखा? जितने ऑल यूनिसेलुलर, ये इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जितने ऑल यूनिसेलुलर, जो लिनियस के 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो डिमेरिट था, उस डिमेरिट को इन्होंने दूर किया, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सबको उन्होंने प्लांटी में रख दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो भी यूनिसेलुलर थे उनको उसके लिए अलग से किंगडम बना दिया, और उस किंगडम का क्या नाम रखा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में जितने यूनिसेलुलर माने एक कोश के जीव थे उन सबको जो है प्रोटिस्टा में इन्होंने रख दिया। इसके बाद से स्टूडेंट 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। बस आपको इसमें यही याद रखना है। अब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। तो बाई कोपलैंड। तो याद रखिएगा, कई बार एक कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, बाई कोपलैंड के द्वारा दिया गया। किसने दिया? बाई कोपलैंड के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आप याद रखेंगे, सबसे पहले प्लांटी, एनिमालिया, पुनः एक किंगडम और बढ़ाया अर्नेस्ट हैकेल ने, प्रोटिस्टा। अब कोपलैंड जो है और गहन स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने क्या किया कि एक और किंगडम बनाया, जिसको प्रोटिस्टा से हट करके एक और किंगडम बनाया, जिसको कहा जाता है मोनेरा। इन्होंने क्या कहा कि टोटल जो एनिमल बायोलॉजिकल किंगडम है, इसको 4 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं प्लांटी, ठीक है, दूसरे को कहते हैं एनिमालिया, तीसरे को कहते हैं प्रोटिस्टा, और चौथे को कहते हैं मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा में इन्होंने क्या किया कि जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स, जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उन सभी प्रोकैरियोट्स को इन्होंने किस में रख दिया? मोनेरा में रख दिया। तो आपको याद रखना है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बस यही दिमाग में रखना है, बाई कोपलैंड के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन कौन से किंगडम थे? पहला
प्लांटी, एनिमालिया और प्रोटिस्टा, ये तो रहेगा। आपने अर्नेस्ट हीकल ने ही बता दिया था। बस आपको एक याद रखना है कि इसमें अलग से इन्होंने कोपलैंड ने क्या ऐड कर दिया, मोनेरा को। और मोनेरा में किसको रखा, जितने प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, सारे उसके जो ऑर्गेनेली होते हैं वो बहुत वेल डेवलप नहीं होते हैं, पूरे न्यूक्लियस जो है पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। तो जितने प्रोकैरियोट्स हैं इसको मोनेरा के अंतर्गत रख दिया। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम पुनः आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट पुनः देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बाई आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ठीक है, इसमें इन्होंने पूरे बायोलॉजिकल किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले को कहते हैं प्लांटी, दूसरे को एनिमालिया, तीसरे को प्रोटिस्टा, चौथे को मोनेरा, और इन्होंने अलग से एक किंगडम बना दिया जिसको क्या बोलते हैं, फंजाई। ठीक है, इन्होंने फंजाई के लिए अलग से किंगडम बना दिया, क्योंकि जो फंजाई होते हैं आप जानते हैं बहुत सारे फंजाई जो है प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ये दूसरे पर फूड मटेरियल के लिए आश्रित रहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए सेलवाल, तो प्लांट के और इनके दोनों सेलवाल में अंतर होता है। प्लांट का सेलवाल जो है सेलुलोज का बना होता है, और फंजाई का जो सेलवाल होता है ये जो है काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस थे, इसको दूर करते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इस समय वर्तमान समय में इसी क्लासिफिकेशन को की मान्यता है, इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और आपके एनसीईआरटी में भी इसी पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। अभी एक टेबल के माध्यम से आप देखेंगे कि प्लांटी, एनिमालिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई। आप पेज नंबर लगभग 17 पर जाएंगे तो आपको एनसीईआरटी में एक कॉलम मिलेगा जिसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को समझाया गया है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन और आया, ये आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये भी जानना जरूरी है। एक आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, बाई कार्ल वुज ने। याद रखेंगे, बाई कार्ल वुज। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, बाई कार्ल वुज ने। इन्होंने क्या किया, एक और मॉडिफिकेशन किया, और इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया को अलग से एक किंगडम में रख दिया। ठीक है, जैसे प्लांटी, एनिमालिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई था, एक और इन्होंने जोड़ दिया किंगडम जिसको क्या कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया। और बाद में इन्होंने इस पूरे किंगडम को 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। वो 3 डोमेन कौन कौन है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान लीजिए। पहले को बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया, पहला जो डोमेन था उसको क्या कहते हैं, आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, उनको आर्ची बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें ये प्रोकैरियोट्स वगैरह इसमें आते हैं। उसके बाद से दूसरा जो डोमेन था उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, दूसरा जो डोमेन था इसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया बोलते हैं। और तीसरा जो डोमेन था इसको बोलते हैं यूकैरियोटा। ठीक है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसको 3 डोमेन में बांटा गया है, कौन कौन, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आ गया। अब हम लोग कल से एक एक करके मोनेरा के बारे में, प्लांटी के बारे में, फंजाई के बारे में, ठीक है, डीपली पढ़ेंगे। बाकी आपके सिलेबस में प्लांटी, एनिमालिया भी है, तो अलग से आपका चैप्टर है, तो वहाँ पर हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। बाकी जो है हम लोग लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लाइकेंस आप जानते हैं कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गा और फंजाई का होता है। वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिगांस के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको सारे क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से जो है देखते रहिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है जो प्रश्नों के माध्यम से अपने डाउट्स को भी पूछ रहे हैं, उनको क्लियर भी किया जा रहा है। तो आपको भी अगर किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक जो भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो नीट के एस्पिरेंट हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर भेजिए जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।